नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमान अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान माटी से समृद्ध होते हैं, वे मिट्टी से सोना उपजाते हैं, अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं और मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर अपने काम में लगातार जुटे रहते हैं। ऐसी भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पपीता की बागबानी करके ले कम समय में अच्छी आय। अच्छी पैदावार के लिए मक्के की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हमारे राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में पपीता की खेती करके किसान अच्छी आय कमा रहे हैं और इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई पपीता का बाग लगाना चाहते हैं वे इसकी कौन कौन सी अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन करें और किस प्रकार से करें पौधों का रोपण, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर के बागबानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी। पपीता एक ऐसी फसल है जो कि फलदार पौधों में सबसे कम अवधि में फल देने वाली फसल है। साथ ही इससे जो इनकम जो अपने को आमदनी मिलती है वो भी अच्छी मिलती है। पपीता को अपन कहीं पर भी लगा सकते हैं। साथ ही पपीता ऐसा पौधा है जिससे अच्छे फल और अच्छी अपने को इनकम मिल जाती है। किसान भाइयों, पपीते की खेती के लिए जमीन के चयन की बात करें तो इसके लिए हल्की दोमट या दोमट मृदा जिसमें जल निकास अच्छा हो सर्वश्रेष्ठ होती है। भूमि चयन के बाद बात करते हैं किस्मों के चुनाव की, क्योंकि पपीते की खेती का मुख्य आधार उसकी किस्मों पर निर्भर करता है। ऐसे में किसान भाइयों को चाहिए कि वे उन्नत किस्म के पौधों का चुनाव करें। तो पपीते की अधिक फलोत्पादन देने वाली किस्में कौन कौन सी हैं और कितनी है उसकी पैदावार, इस बारे में जानते हैं। जो किसान भाई पपीता के पौधे लगाना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि पपीता की आजकल काफ़ी उन्नतशील प्रजातियाँ विकसित हो चुकी है, जिसमें मुख्यतः अपने पूसा नन्ना, पूसा ड्वार्फ, पूसा गाइनोडिस, कुर्ग हनीड्यू, इसके अलावा जो आजकल एक सबसे ज़्यादा किस्म प्रचलित है जिसको अपन ताइवान रेड लेडी 786 के नाम से बोलते हैं। इसके बीज थोड़े से महंगे होते हैं, परंतु जो इसकी प्रति पौधा की जब उपज होती है तो वो लगभग 100 से 120 किलोग्राम प्रति पौधे की उपज मिल जाती है। साथ ही जो फल का आकार होता है वो भी थोड़ा बड़ा होता है। और जो ताइवान वाली जो किस्म है उसमें जो नर और मादा है वो एक ही फूल पे आते हैं। तो जो किसान भाई पपीता के पौधे तैयार करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले वो इसका मिक्सचर तैयार कर लें, यानी जिसमें अपने को पौधा लगाना है। तो यदि कोकोपीट में इसको उगा रहे हैं तो कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट ये सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है जिसमें अपन पपीता के बीज डाल सकते हैं। साथ ही यदि आप उसकी जो पौध है वो थैली में तैयार करना चाह रहे हैं तो उसमें लगभग 1 भाग अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद, साथ ही 1 भाग रेती और 1 भाग अपन अपनी जो सूखी हुई पत्तियां है या जो मिक्सचर है उनका अपन मिला के अच्छी तरह से थैलियां भर लेते हैं। उसके पश्चात जब अपन बात करते हैं कि कितने बीजों की आवश्यकता होगी तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो गाइनोडायोसिस जो किस्में हैं, यानी जैसे ताइवान वाली ऐसी किस्में हैं जिसमें नर और मादा एक ही फूल में आते हैं, तो ऐसी किस्मों के लिए 60 से 70 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर का पर्याप्त होता है। और जो डायोसिस किस्में हैं जिसमें नर और मादा अलग अलग पौधे पे आते हैं उसमें लगभग 400 से 500 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। जब भी बीज खरीदें तो बीज खरीदते समय ये अवश्य रूप से ध्यान रखें, हमेशा स्वस्थ बीजों का ही आप चयन करें। जब भी बीजों को आप बुआई करें या थैलियों में लगाएं तो बीजों को पहले थायरम या केप्टान नामक दवा से लगभग 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज से आप उसको उपचारित अवश्य कर लें। जब आप थैलियों में जब इसके बीजों की रोपाई करेंगे उसके लगभग 10 से 15 दिन बाद में आपको पौधों में से अंकुरण दिखाई देने लग जाएगा और जो पौधा है वो पौधा लगभग 2 से 3 महीने पश्चात 3 महीने अपने मान के चलते हैं कि 3 महीने बाद में वो मुख्य खेत में रोपण के लिए तैयार हो जाता है। पपीते की खेती के लिए किसान खेत की तैयारी किस तरह से करें और गड्ढे का आकार कितना रखें, साथ ही प्रत्येक गड्ढे में कितनी मात्रा में खाद व उर्वरकों का इस्तेमाल करें और पौधे लगाने की सही विधि इत्यादि के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। पौधा लगाने से पूर्व आप गड्ढा है वो गड्ढा
अच्छी तरह से उसे खुदाई कर लें। जो गड्ढा है वो लगभग अपन 50 इंटू 50 सेंटीमीटर चौड़ा, गहरा और ऊंचा खोद लेते हैं। इसमें लगभग 10 किलोग्राम सड़ी हुई गोबरी खाद के अलावा 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं लगभग 50 ग्राम के आसपास पोटास, साथ ही उसमें अपन दीमक से बचाने के लिए 50 ग्राम के आसपास क्लोरोफाइरिफोस दवा या मिथाइल पेरोथियन भी अपन उसमें अच्छी तरह मिला के गड्ढे को भर देते हैं। भरें तो उसको जमीन की सतह से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर भरें, जिससे क्या होगा, जब जैसे ही बारिश प्रारंभ होगी वो गड्ढा है वो नीचे बैठ जाएगा और उसके पास में जैसे 1-2 बारिश हो जाए उसके पश्चात आप पौधों का रोपण कर देवें। इसके बाद अपन बात करते हैं कि पौधों की दूरी क्या रखें, उसमें और कौन कौन सी सावधानी बरतें। तो जो पपीता के जो पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी है वो उगाई जाने वाली किस्म पर निर्भर करती है। पूसा नन्ना आप किस्म लगा रहे हैं तो उसको 1.2 इंटू 1.2 मीटर की दूरी पे अपन लगाते हैं। यदि आप दूसरी जैसे ताइवान वाली या जो दूसरी बड़ी किस्में आप लगा रहे हैं तो उसके लिए 2 इंटू 2 मीटर यानी लगभग 6 फीट की दूरी पे पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी रखते हैं। यदि आपने गाइनोडायोसिस किस्में आप उगा रहे हैं या गाइनोडायोसिस किस्म आपने चयन की है तो उसमें अपन प्रति गड्ढा है वो एक ही पौधा लगाते हैं। यदि आपने डायोसिस किस्म आपने यदि चयन किया है उस स्थिति में अपन को प्रति गड्ढा है वो लगभग 2 पौधे लगाते हैं, जिससे क्या होगा, जो नर और मादा, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जब तक फूल नहीं आएंगे तब तक उनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उस स्थिति में अपन को एक जगह पर 2 पौधा लगाते हैं। पौधे लगाने के पश्चात यदि बारिश नहीं हो रही तो उस स्थिति में तुरंत पौधरोपण के पश्चात अपने को सिंचाई कर देनी चाहिए। एवं अपन ये देखते हैं कि जो पपीता में जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है वो लगभग 8 से 9 महीने बाद में प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही पौधों से फूल निकलना प्रारंभ हो जाता है उस समय अपन उसको नर एवं मादा जो पौधे की पहचान करके जो नर जब पौधा होता है उसको निकाल देते हैं, मादा पौधे को रख लेते हैं। उस स्थिति में अपन लगभग 90 अनुपात 10 का यानी 90 पौधे मादा और 10 पौधे हैं वो नर के अनुपात में रख के अपन बाकी पौधों को, नर पौधों को निकाल देते हैं। जो पपीता है, पपीता से प्रति पौधा जैसे जो लगभग 50 से लेकर 120 किलोग्राम तक प्रति पौधा अपने को फल मिल जाते हैं। लेकिन ये जो मात्रा है ये अपने को उगाई जाने वाली किस्म और दूसरी तरह की जो अपनी कृषि क्रियाएं हैं उनके ऊपर निर्भर करती है। तो यदि आप अच्छी नर्सरी और यदि पौधों की अच्छी देखरेख करेंगे तो अवश्य रूप से आप पपीता से अच्छी आमदनी कमा पाएंगे। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में मक्का की खेती बहुत से किसानों ने कर रखी है और उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है और मक्के की फसल से आगे चलकर अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए फसल में शुरुआत से ही खरपतवार नियंत्रण, खाद का इस्तेमाल और कीट व्याधियों की रोकथाम करना जरूरी होता है, जहां पर अक्सर किसान चूक कर जाते हैं और फसल से अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। इसलिए मक्का की फसल में इन सभी प्रबंधनों को कैसे करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार सिंह। जैसा कि हम जानते हैं खरीफ मौसम में मक्के में जल के प्रति मक्का बहुत ही संवेदनशील है। अगर खेत में 24 घंटे तक पानी खड़ा रह जाए तो मक्के की फसल पूर्णतया या आंशिक रूप से खराब हो जाती है। और अगर मक्के की फसल में मृदा में मॉइस्चर की कमी है तो मक्के का विकास तथा उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होता है। मक्के की फसल में सिंचाई जल की एक अहम भूमिका रहती है और अधिक बारिश होने पर उतना ही जरूरी हो जाता है उचित जल निकास करना। और यदि बरसात नहीं हो रही हो तो मक्का की क्रांतिक अवस्थाओं पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर मक्का की खेती से पैदावार अधिक मिलती है। अब हम बात करते हैं मक्के में पोषक तत्व प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जो मक्का खड़ी फसल है जब घुटने की ऊंचाई तक हो जाए तो इसमें हमें 2 पोषक तत्वों को कमी होने लगती है और देना जरूरी है। पहला नाइट्रोजन, यूरिया के माध्यम से 25 दिन पर जब पौधा घुटने की ऊंचाई तक आ जाता है 80 किलोग्राम मात्रा उसको 2 भाग में बांट लिए। पहला हम 40 किलोग्राम घुटने की ऊंचाई पर आने पर देते हैं और दूसरा ढलवान निकलते समय। तो जब मक्का घुटने की ऊंचाई का हो जाए तो उसमें हमें 40 किलो नाइट्रोजन अर्थात 88 से 90 किलोग्राम यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए, भुरकाव करना चाहिए। और उसके लिए शाम का समय सर्वोपयुक्त होता है। जिंक की भी कमी है तो जिंक की मात्रा भी हम
इसी नी हाइट स्टेज पर ही करीब 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट बालू में मिला करके जड़ क्षेत्र में देते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात है खरपतवार का। जैसा कि आप देख रहे हैं, मक्के की खड़ी फसल में खरपतवार एक प्रमुख समस्या उत्पन्न करते हैं और शुरू के 40 दिन तक, बुआई से 40 दिन तक खरपतवार का मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हमारे पास कुछ रासायनिक विधियां हैं, कुछ यांत्रिक विधियां हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे यांत्रिक विधियों में हम विभिन्न प्रकार के सिंग हैंड हो, शर्मा हैंड हो और यंत्र चालित मशीन जो है कतारों के बीच में प्रयोग करके खेत की निराई गुड़ाई कर लेते हैं और खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। कुछ खरपतवार को हम हाथ के द्वारा भी निकाल करके निराई करके नियंत्रित कर सकते हैं। मक्के की फसल में कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है। मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है इससे। किसान भाई अगर समय से इन कीटों को पहचान कर नियंत्रण कर लेते हैं तो इस कीट से होने वाले नुकसान से वो बच सकते हैं। कुछ रोग और बीमारियां भी आती हैं जिसमें टर्चकम लीफ ब्लाइट, मेडिस लीफ ब्लाइट और विभिन्न प्रकार के और लीफ ब्लाइट प्रमुख हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के लीफ ब्लाइट हैं, तो इनके नियंत्रण के लिए ज़रूरी है कि सही समय पे रसायन का प्रयोग किया जाए। जनरली लीफ ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए 2 ग्राम मैंकोजेब और 1 ग्राम बाबिस्टीन को मिलाकर प्रति लीटर पानी में घोल करके आवश्यकता अनुसार पर हेक्टेयर 600 से 800 लीटर पानी के साथ इसको छिड़काव किया जाता है, तो ये कंट्रोल रहती हैं। कीट और व्याधियों का भी अतिक्रमण होता है, जिसमें मक्के का तना छेदक बहुत ही हानिकारक कीट है और इसका प्रभाव मक्के की 4 पत्तियां होती हैं उसी समय से देखने में मिल जाता है। तो जब मक्का का पौधा 4 से 5 पत्तियों का हो जाता है, अर्थात बुआई करीब 15 से 20 दिन बाद, उस समय हम लोग को कार्बोफ्यूरान, जो बाज़ार में फ्यूराडान 3G के नाम से भी उपलब्ध है, इसका 15 किलोग्राम मात्रा लेकर के प्रति हेक्टेयर पौधों में दिया जाए। और ध्यान रखें कि पौधे के जो ऊपर वाले गड्ढे होते हैं, जिसको हम लोग होल कहते हैं, उसमें 6 से 8 दाने प्रत्येक होल में दे दिया जाए। तो इससे जो फ्यूराडान की मात्रा है वो लगभग 12 से 15 किलोग्राम लगता है 1 हेक्टेयर में, और जो स्टेम बोरर के जो लार्वी हैं वो लगभग नियंत्रण में आ जाते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, सब्जी वर्गीय फसलों में बैंगन का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे प्रदेश में इसकी खेती व्यापक स्तर पर की जाती है, लेकिन इस फसल पर अनेक प्रकार के रोग, कीटों का प्रकोप होता है, जिनका समय रहते प्रबंधन नहीं किया गया तो ये फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इन रोग और कीटों से अपनी बैंगन की फसल को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिमन्यु यादव से। सबसे महत्वपूर्ण कीट होता है फूट एंड सूट बोरर, जिसको फल छेदक और तना छेदक या टहनी छेदक भी कहते हैं। बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट काफी नुकसान पहुंचाता है। ये कीट नए पत्ते और तने में घुसकर अंदर ही अंदर पौधे को खाता रहता है, जिससे पौधे सूखने लगते हैं। साथ ही जब पौधे में फल बनने लगते हैं, तब ये कीट फल में छेद कर हानि पहुंचाता है। ऐसे फलों का बाजार में कोई भाव नहीं मिलता। इसलिए आप कैसे करें इन कीटों की रोकथाम, आइए जानते हैं। ये कीट हमारी शुरू में जब फल नहीं होते या फलाने में भी टहनियों में जहाँ से ब्रांच या शाखाएं निकली होती हैं, वहाँ से छेद करके अंदर अंदर पौधे को नुकसान करते हैं, जिसकी वजह से पौधा रोगी भाग से ही सूख जाता है और सूख करके लटक जाता है। ऐसे में वहाँ पर हमारे जो बैंगन का पौधा है उस पर फूल और फल कम आते हैं। इसकी बचने के लिए सावधानी रखने की ये ज़रूरत होती है कि खड़े खेत में यदि हम जाएं और इस तरह के जो टहनियाँ लटकी हुई जो सूखी हुई दिख रही हों, उनको थोड़ा नीचे के भाग को नीचे से लेकर के एक कैंची से या तेज चाकू से काट करके और किसी पॉलीथीन में या किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेना चाहिए और किसी गड्ढे में खोद करके दबाकर ऊपर से मिट्टी डाल दें।
जिससे कि ये कीड़े, अंडे और इसकी सूंडी, मैगट तक पूरी नष्ट हो जाएगी और आगे उनकी संतानें नहीं बनेगी। हमारे खेत में बैंगन के ये कीट कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि दवाइयाँ आती हैं, जिनमें से नीम का तेल या नीम के उत्पादों का भी उपयोग कर सकते हैं। नीम का तेल यदि उपयोग कर रहे हैं तो 15 से लेकर 20 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। या नीम की पत्ती का सत या नीम के बीज का सत, आप नीम की पत्ती का सत अगर बनाना चाहते हैं तो 10 लीटर पानी में 1 किलो नीम की पत्ती सड़ा करके 1 हफ्ते बाद छान करके सादे पानी में मिला करके छिड़काव करें तो ये कीट कम हो जाता है। इसी तरह से नीम के बीज का सत अगर करना है तो 5% नीम का बीज का सत का भी उपयोग कर सकते हैं। अंत में यदि आप प्रबंधन नहीं हो पा रहा तब रासायनिक दवाइयों को उपयोग करना चाहिए। रासायनिक दवाइयों में से आती है इंडाक्साकार्ब नामक दवा, जिसकी 75 से लेकर 80 मिलीलीटर मात्रा 1 एकड़ खेत में 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करके इस कीट को प्रबंधित कर सकते हैं। जो दूसरा समस्या होती है वो बैंगन में मकड़ी की, लाल मकड़ी की होती है, जिसकी वजह से पत्तियों में जाले पड़ जाते हैं और पत्तियां का विकास बहुत अच्छा नहीं हो पाता, पौधा छोटा रह जाता है, जिससे फल कम लगते हैं और उत्पादन प्रभावित होता है। यदि इस समस्या का प्रबंधन करना है तो एक ओमाइट आती है, जिसको हम 2 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करके इसको भी प्रबंधित कर सकते हैं। जहाँ तक रोग के संबंध में है, फोमोप्सिस ब्लाइट एक बीमारी लगती है, जिसको सिक्सर, जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिश्रण होता है, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर इस रोग को भी प्रबंधित करके और हम अपनी बैंगन की फसल को अच्छे ढंग से उत्पादन कर सकते हैं। अगर इस तरह से किसान भाई बैंगन की खेती में इस समय ध्यान रखेंगे और हमारे बताए हुए नियंत्रण प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से उनको आर्थिक लाभ होगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बेकला, जिला पाली के कृषक अमरेश कुमार ने। यह भेड़ों के संतुलित आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अमरेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अक्सर देखा गया है कि जो खिलाने की जो खेड़ियाँ होती है वो अक्सर किसानों के पास अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तौर पे बनी हुई नहीं होती है। इसके अंदर लगभग 4 इधर की तरफ और 4 उधर की दोनों तरफ मिलके 8 पशु इसमें आराम से भेड़ बकरी 8 से 10 भेड़ बकरी आराम से चढ़ सकते हैं। इसका साइज़ है लगभग 4 फीट तो इसकी लंबाई है और 1.25 फीट इसकी चौड़ाई है और इसकी जो ऊँचाई है जिसमें चारा रखा हुआ है वो करीब करीब 1 फीट है और इसकी जो गहराई है वो 6 इंच की जैसी है। इसके जो डायमेंशंस हैं बिल्कुल भेड़ और बकरी के शरीर के रचना के हिसाब से बनाए गए हैं। के नीचे हमने लोहे की पत्तियां या सरिये लगा रखे हैं जिससे कि एनिमल उसमें से निकाल लेता है और उसको ऐसा अनुभव होता है जैसे वो झाड़ियों से सीधा हरा चारा या फसल से हरा चारा खा रहा है। भेड़ों की अच्छी वृद्धि विकास के लिए इनके खान पान का उचित प्रबंध रखना बेहद जरूरी है। 100 किलोग्राम दाना या बाट बनाने की विधि जो इस प्रकार से है। मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं धान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ ग्वार मक्का बाजरा अनाज 57 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, लवण 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। अब बात करते हैं भेड़ों को कौन सा आहार कब और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। तो इसके लिए सूखी भेड़ को प्रतिदिन प्रति पशु सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 1 किलोग्राम, दाना बाट 200 ग्राम, खनिज मिश्रण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। तो इस प्रकार से इनके जो व्यवहार होता है उसके मुताबिक ये खेली बनाई गई है और इस खेली के अंदर एक तो
वेस्टेज बहुत कम होता है, खराब चारा कम होता है और मलमूत्र भी नहीं आ पाता है। इसकी वजह से पूरा का पूरा चारा पशुओं के काम में आता है और किसानों को और हमारे जो श्रमिक भाई हैं इनको इसमें सफाई करने के लिए मेहनत भी कम लगती है। तो इस प्रकार की खिली बनाने से किसानों को लाभ होगा और पशु साफ सुथरा चारा खाएगा, बीमार भी कम पड़ेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कम खर्च में और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए करें नीम आधारित कीटनाशक का छिड़काव। बेल की सफल बागवानी के लिए किसानों को तकनीकी सुझाव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18, राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annidatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।